छोटे शेयर ऊंची छलांग, यहाँ पर उन शेयरों पर बात करेंगे जिन पर दर्शकों के काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं और फंसे हुए हैं या हाई लेवल्स पर उनको इंड्यूस कर रहे हैं शेयर की उनको और लेना चाहिए। उसमें एक पहला शेयर आ रहा है MTNL जो काफ़ी तेज़ी से चला। सर, MTNL में ऐसा कौन सी लाइफ चेंजिंग स्टोरी बन रही है जो कि इस काउंटर को देखना चाहिए निवेशकों को, या देखना आपकी नज़र में देखना चाहिए या नहीं सर? भाई देखिए, अफवाहें बहुत चल रही हैं एमटीएनएल में कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल को पैसा देगी उनका काम बढ़ाने के लिए। बीएसएनएल में समझ सकता हूं कि वो अभी भी एक पैन इंडिया नेटवर्क चलाता है, बट एमटीएनएल घूम फिरकर जो फिक्स लाइन टेलीफोनी कर रहा है उसमें बहुत कुछ हो नहीं रहा। एक छोटा सा किस्सा यहां पर आपको कह देता हूं। मेरे घर पे एक एमटीएनएल की लाइन है, पिछले 6 महीने से डेड पड़ी है, जीरो बिल आ रहा है, और अब भी जब कंप्लेन करता हूं तो पता ये चलता है, टेप रिकॉर्डेड मैसेज आ जाती है कि आपका फोन का कंप्लेंट पेंडिंग है। तो इस हिसाब से आज के जमाने में अगर 6 महीने से ऊपर, और हमारी एरिया में कई फोन खराब हैं, तो ये जो सिस्टम है मुझे पता नहीं ये कब ये वापस कंपनी जीवित होगी। एक बड़ी जो इसमें रूमर चल रही है कि कुछ इसकी जो लैंड है जहां पे कुछ बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो बेचे जाएंगे, मोनेटाइज किए जाएंगे। अगर उसको लेकर शेयर बाजार उत्साहित हो रहा है तो मुझे लगता नहीं कि ये निवेश का कारण बनना चाहिए कि लैंड मोनेटाइजेशन होगा। इन्होंने वैसे इनकी कुछ बिल्डिंग्स एनसीएलटी को भाड़े पे दी है वगैरह, जिससे कि कम से कम जो एम्प्लॉयज बचे हैं उनके खर्चे निकले। बट एज ए स्टोरी, एज ए बिजनेस, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। ये टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, मेरे ख्याल से ऐसा मानना चाहिए। बिल्कुल, कुछ एक क्वेश्चन भी लेते हुए चलते हैं। सर, धवल पटेल जी का सवाल है, गेल में क्या करें, 232 के लिए हुए हैं इन्होंने। विवेक, आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। निवेशक ने कुछ भी भाव में ले लिया, इसमें विशेषज्ञ क्या करें? आप जब बाजार चलता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार शेयर चलता है और टॉप भाव में आप खरीदते हो क्योंकि आपके अंदर में वो एक फीलिंग आती है कि मैं ये शेयर मिस कर रहा हूं। चेस करते करते जब आप थक जाते हो तब आप उसमें छलांग मारकर आखिरी बस के अंदर चढ़ते हो और फिर शेयर गिरता है, एक करेक्शन आता है, फिर आप पूछते रहते हो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, अब मैं क्या करूं? शेयर बाजार में एक चाल होती है, कुछ डिसिप्लिन रखने की दरकार है। देखिए, शेयर अच्छा है, कोई घबराने की चीज नहीं है। 4-5 रुपए आपका कल तक नीचे था, आज जो मूवमेंट हुई है वो अलग। एक एक स्टॉप लॉस हमेशा रखिए। आप कोई भी चीज लेते हो और उसका रोज का रोज भाव, मिनट टू मिनट भाव मत देखिए। ये एक टैक्सी के मीटर की तरह है, जितनी देर आप देखोगे उसका भाव या आपका मीटर चढ़ता रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस मौजूदा स्तर पर निवेशित रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रख के चलिए जिससे कि आपका लॉस खराब परिस्थिति में भी बढ़े नहीं। रवि जी का सवाल है कोचिन शिपयार्ड पर। सर, रोज शिपिंग को लेकर, PSUs को लेकर काफ़ी सवाल आते हैं। 10 शेयर हैं इनके पास 2800 रुपये के भाव के। पूछ रहे हैं व्यू 2 महीने का है। सर, इनको व्यू अपना जो व्यू है मंथ्स को लेकर वो बढ़ाना है या टारगेट्स को किस रिवाइज करना पड़ेगा, कैसे करें सर? इतनी शानदार रैली के बाद में अब ये शेयर पहली बार कंसोलिडेशन में गया है और पिछले 1 महीने से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। कहीं पर भी शेयर की टर्न अराउंड के नजर नहीं दिख रहे। अगर अपन इसकी एवरेजेस की भी अगर बात करें तो इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो अब आते हैं करीब करीब 2400 और 2500 रुपए के आसपास। तो शेयर में थोड़ी सी गुंजाइश अभी भी नीचे जाने की है, जब ये जिसके पहले ये से सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपका 2 महीने का ही नजरिया है तो हो सकता है
आपको देखकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 2 महीने के अंदर में एक ड्रामेटिक टर्न अराउंड होकर आपके खरीद की कीमत के ऊपर ये शेयर चला गया। जी सर, दो काउंटर एमएमटीसी और एसटीसी, ये दोनों चलते भी साथ हैं, गिरते भी साथ हैं। कल चले हुए भी साथ में थे, आज गिरे हुए भी साथ में हैं। गोल्ड और दूसरी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी ये कंपनियां हैं। ऐसा सर क्या दिख रहा है इन दोनों कंपनीज़ में कि ये जो कल का मूव था और पिछले कुछ सत्रों का मूव था वो आज प्रॉफिट बुकिंग में बदल गया? ये प्रॉफिट बुकिंग परमानेंट है, बचना चाहिए या इसमें निवेशित रहना चाहिए सर? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। सरकार ने जो गोल्ड के इंपोर्ट्स थे उसके ऊपर में कस्टम्स ड्यूटी बहुत बड़ी मात्रा में गिरा दी है। मेरे ख्याल से 15% से अब 6% कर दी है। इससे जो एक बड़ी मात्रा में स्मगलिंग होती थी गोल्ड की, वो अब खत्म हो जाएगी। भारतवर्ष में आपको याद होगा, बॉलीवुड ने कई सारी पिक्चरें बनाई थी स्मगलिंग की, और उसमें गोल्ड सबसे बड़ा आइटम होता था। जितनी पिक्चर डॉन माफिया के ऊपर बनी है उसमें गोल्ड की स्मगलिंग के ऊपर में स्टोरी बनती थी। आज के दिन केरला एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा ये गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी। मेरे ख्याल से इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा, और एमएमटीसी खास करके इसे एक फायदा होगा, क्योंकि ये एक कैनलाइजिंग एजेंसी है गोल्ड के लिए। और ये कंपनी ज्वेलर्स को गोल्ड, जो एक लोन स्कीम चलता है बैंक्स के तहत, उनको ये देता है जिससे कि उनका कारोबार चले। मेरे ख्याल से गोल्ड की जो मात्रा है जिसका ये धंधा करती है एमएमटीसी, वो बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये गोल्ड की ड्यूटी कम होने से गोल्ड सस्ता हो गया है, लोगों ने पहले इस शेयर को चढ़ाया और अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वॉलेटाइल रहेगा शेयर काफी, एमएमटीसी और एसटीसी। और आपने जो कोरिलेशन की बात करी, इस पर मैंने कभी गौर नहीं किया था, अब गौर भी करूंगा इसका कोरिलेशन क्या है और कहां तक चलता है। बट ऐसा लग रहा है कि ये शार्प रैली के बाद शेयर कुछ समय साइडवेज टू नेगेटिव चल के कंसोलिडेट करेगा, और पिछला जो इसका हाई बना था, यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था जी, जो लेवल था करीब करीब 180-85 के बीच में, वहां पर आकर ये शायद शेयर एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। अगर वो होल्ड करता है तो उस लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद एक नई अप ट्रेंड इस शेयर में बन सकती है। जी विष्णु लोधी जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। इनके पास 5 लाख रुपए स्पेयर पड़े हुए हैं और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने शेयर भी चुन रखे हैं 4, वो हैं IRFC, BEL, शिपिंग कॉरपोरेशन और NHPC। ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में कोई सर ऐसे एंट्री के लेवल्स बता दीजिए या एक कंफर्ट जोन बता दीजिए कि मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लूँ। सर पहले तो बस मैं यही पूछूंगा कि ये चारों में आपका कंफर्ट है या नहीं है, कोई भी हाल की रैली के बाद, या आपका कंफर्ट कहीं और है? विवेक, जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा, मेरा इन शेयरों में आज के लेवल पर कंफर्ट नहीं है एंट्री करने के लिए, और उसकी मैं अलग अलग वजह बताता हूं। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम अलग है हर कंपनी का। लोग IRFC को एक रेलवे की कंपनी मानते हैं जो रेलवे में कुछ न कुछ उत्पादन करती है। IRFC एक बैंकिंग की कंपनी जो रेलवे के लिए पैसा जुटाती है, और उसे एक अमाउंट दिया जाता है कि भाई हमें इतना रुपया अगले साल रेस करना है हमारे ग्रोथ कैपिटल के लिए। ये वो पैसा जुटाती है, और ये पैसा जुटाने के लिए इसे एक कमीशन मिलता है। तो सिंपल टर्म्स में कहा जा सकता है कि ये एक कमीशन एजेंट है, जिसे 35 पैसे मिलते हैं ये 100 रुपए जुटाने के लिए। कंपनी का मॉडल उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये जो पैसा जुटाती है उसके एसेट्स खरीद कर रेलवे को लॉन्ग टर्म लीज पे देती है,
लीज रेंटल मॉडल है। ऐसे तो अगर आप ये सोचते हो कि रेलवे 2 लाख करोड़ का निवेश करेगी, 5 लाख करोड़ का निवेश करेगी, IRFC को ऑर्डर मिलेगा, उसे ये पैसा जुटाने का ही ऑर्डर मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो ये एक बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं है ट्रू सेंस में, लेकिन काम ये ऐसा करती है। अगर मान लीजिए आपके व्यूअर ये चाहते हैं कि अगर चलिए इसमें कंफर्ट नहीं है तो कंफर्ट कहाँ है, इस बजट में जो एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है, इंकरेजमेंट दिया गया है, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। चाहे वो रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो या कहीं पर भी हो। मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर 24-25 के लिए एक बड़ा सेक्टर होगा और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें कई सारी कंपनियां आती हैं, रियल एस्टेट के प्लेयर भी आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आती है, इनको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी आ जाते हैं। तो आप इनमें से कुछ कंपनियां चुनिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिर्फ कंपनियों के नाम देता हूं, लेवल नहीं देता। आधार हाउसिंग देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल देखिए, पंजाब नेशनल बैंक देखिए, सॉरी माफ कीजिए, पंजाब PNB हाउसिंग देखिए, और कुछ जो दिग्गज NBFC है जिनका बड़ा हाउसिंग पोर्टफोलियो है उनको देखिए। आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेगी जिसमें की वैल्यू है आज भी, और अगर आप पैसा निवेश करते हो आपको उसके अंदर में फायदा भी होगा, क्योंकि ये सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले 1 से 3 साल में। तो सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर और ख़ास तौर से जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस पर सर ने कुछ एक शेयर्स बताए, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे कंपनी बताई सर ने, आधा हाउसिंग जैसी कंपनी बताई। यहाँ पर अगर आप सर पैसा लगाना चाहें तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल पाएंगे। आप उस थीम पर जा रहे हैं जहाँ पर कि लोग पैसा बना चुके हैं और वहाँ पर कंफर्ट लेवल एज एन एक्सपर्ट सर का भी ख़त्म हो गया है। एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, मोहित जी हैं लुधियाना से। मोहित जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है सर? बहुत अच्छे, प्लीज। हाँ जी जी, मेरे पास NMDC के स्टॉक्स हैं 136 के प्राइस पे 500, और इसी के साथ मुझे NMDC स्टील भी अलॉट हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 500, तो मैं 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ दोनों को। बहुत अच्छा, और अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है इनफैक्ट आपको। सर NMDC के 500 शेयर इनके पास 136 रुपये के भाव के हैं, और जो उसमें डिमर्ज होकर जो NMDC स्टील मिला था इनको, वो भी पड़े हुए हैं इनके पास 500 शेयर। 2 साल का अभी भी व्यू है सर, क्या करें? देखिए NMDC एक अच्छी खासी रैली होके करेक्शन भी पूरा हुआ है। अब ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पे जहां से हर बार शेयर बाउंस होता है उस लेवल के करीब है। मेरे ख्याल से 3-4 रुपए के नीचे ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है आने वाले 10-12 दिन में, तो यहां से एक वापस एक रैली शुरू हो सकती है। तो इनका व्यू मीडियम टर्म का भी अगर हो तो इन्हें होल्ड करना चाहिए। NMDC में अच्छी मूव आपको एक मिल जाएगी। जहां तक NMDC स्टील का सवाल है, आपको फ्री के शेयर मिले हैं। स्टील सेक्टर कमोडिटी है, थोड़ी इसमें इंटरनेशनल प्राइस को लेकर वदगड़ होती है, लेकिन स्टील की कंजम्पशन कम नहीं हो सकती, और क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहां पर स्टील की डिमांड अगले 5-10 साल में कहीं गिरती हुई नहीं दिख रही। तो मेरे ख्याल से दोनों शेयर में निवेशित रहिए, आपको एक अच्छी खासी रैली NMDC में आने वाले 3 से 6 महीने में दिखेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर आपको एक अच्छी खासी रैली मिलेगी। आयरन ओर की कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, क्योंकि रिलायंस पावर के शेयर में पिछले 2 दिन से एक बस चल रहा था, एक स्ट्रेंथ बन रही थी, तो कुछ लोगों के पास इन्हीं लेवल्स के 30-31 रुपये के सवाल हैं, जो कि इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, और काफ़ी लोगों के सवाल हैं सर रिलायंस पावर पर। तो सर आपका व्यू क्या है रिलायंस पावर पर? तो देखिए न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, फंडामेंटल इसमें कुछ न कुछ स्टॉक से दूर रहते हैं, तो ये एक तरह से पंटर्स कॉल है, तो इसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। हकीकत की बात बता रहा हूं।
तो अगर आपके पास में कोई न्यूज फ्लो हो, कोई अनाउंसमेंट हो, तो एक मोमेंटम स्टॉक है, सोच समझ कर ट्रेड कीजिए, खतरे से खाली नहीं है इसमें निवेश करना। जी, दो काउंटर सर जिनके की नतीजे हैं, एक पंजाब एंड सिंध बैंक, आज इसके नतीजे हैं, काउंटर ऑलरेडी 6.5% का मूव दिखा चुका है। पंजाब नेशनल बैंक जिसके नतीजे कल आने हैं, कल चूंकि मार्केट ऑफ है तो कल इसका जो रिएक्शन होगा वो परसों मंडे के सत्र में देखने के लिए मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक के एस्टीमेट्स भी हैं सर कि 139% तक का प्रॉफिट में जंप देखने के लिए मिलेगा। अमंग द पीएसयू बैंक्स, जो भी लीडिंग पीएसयू बैंक्स हैं उसमें सबसे अच्छे नतीजे पंजाब नेशनल बैंक के एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन चल पंजाब एंड सिंध बैंक रहा है जिसके नतीजे आज हैं 6.5% ऊपर। सर आपका दोनों पर व्यू? देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक में ट्रैक नहीं करता। ये मेरे ख्याल से जो पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक्स है उनमें वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बैंक्स की गिनती में आता है, तो मैं इसे ट्रैक नहीं करता। जहां तक आप पीएनबी की बात करते हैं, तो ये शेयर एक डाउनटर्न नेगेटिव करेक्शन में चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से। जिस टाइप का इसमें आप कह रहे हो नतीजे आने का सवाल है, ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास लगभग करीब करीब पहुंच चुका है, तो हो सकता है यहां से ये शेयर घूम जाए। घूमते ही इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है शॉर्ट टर्म एवरेजेस से। तो अगर ये शेयर में रिजल्ट के बाद आप समझिए कि 10 से 15 रुपए की अगर इसमें छलांग ये शेयर मार लेता है, तो इसमें एक बड़ी खासी एक रैली बन सकती है आने वाले दिनों में, और थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप वो बोलते हैं ना कि संभावना के ऊपर ट्रेड करते हो कि क्या इसमें बड़ा पैसा बन सकता है, तो ये एक ऐसा शेयर है जो टेक्निकली लगता है एक अच्छा खासा मूव आपको अगले 5 से 7 दिन के अंदर में दिखा सकता है। जी, तो पीएनबी पर यहाँ पर सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूव हो सकता है कि मिल जाए। सर जीएमडीसी, इसके भी नतीजे हैं और ये काउंटर सर इस कंपनी में भी एक अच्छा टर्न अराउंड हमने देखा। 60-70 रुपये पर कोई पूछता नहीं था और अब 400 रुपये पर इसमें तमाम तरह की स्टोरीज चल रही हैं। ये स्टोरी कितनी जस्टिफाइड है इस काउंटर की वैल्यूएशन को लेकर और इन लेवल्स को लेकर? आप कितने कंफर्टेबल हैं सर? विवेक, कौन से शेयर की बात कर रहे हो आप? सर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अच्छा, जीएमडीसी। ओके ओके। तो सर ये एक दिग्गज कंपनी है गुजरात सरकार की। इसके पास में कई सारे माइंस हैं, कई सारे केमिकल्स या नेचुरल रिसोर्स ये माइनिंग करती है। लिग्नाइट उसमें से एक बड़ा प्रोडक्ट है। प्रदर्शन अच्छा रहा है, मूवमेंट बीच में बहुत ज्यादा हुई थी, उसके बाद में करेक्शन हुआ, फिर एक अप मूव हुआ। ये एक स्टेडी स्टेट लेवल पर है, एवरेजेस इसे सपोर्ट कर रही है। बहुत ज्यादा यहां से गिरने का या इमीडिएट बढ़ने का कोई चार्ट इंडिकेशन नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से अगर आप ब्रॉड भाषा की बात करो तो एक सीमित दायरे में ये शेयर घूम सकता है यहां से आने वाले कुछ समय में। जी सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि दर्शक का हम ले रहे हैं। राहुल मेहता, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बोल रहे हैं कि इसने अपना जो सपोर्ट लेवल था 250 वो तोड़ दिया है, क्या ऐड करूं? 250 ही क्वांटिटी है इनके पास, 1 साल रख सकते हैं ये? सर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक टर्न अराउंड की या एक ट्रेंड रिवर्सल की सिग्नल जब तक नहीं मिलती है ऐड मत कीजिए, क्योंकि जो प्राइस जो गिरेगा वो तो एक नुकसान होगा, उससे बड़ा नुकसान आपको होगा टाइम का। क्योंकि जिस मोड में ये शेयर चल रहा है, हो सकता है ये 1-1.5 महीने में कुछ न करे और थोड़ा थोड़ा फिसलता रहे। उसके अंदर में जो निवेशक की वेटिंग पीरियड में जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है वो बहुत ज्यादा होती है और मानसिकता उसके अंदर में आपकी कमजोर कर देता है। तो ऐड करने के लिए वेट कीजिए, टेक्निकली कोई सिग्नल मिले तब ऐड कीजिए। हो सकता है आप 5 रुपए महंगा लो और आप बॉटम पे न खरीदो।
लेकिन आज के दिन फ्रेश बाइंग ऐड करने से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी सर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको कुछ भी एवरेज आउट करने की, तो चूंकि सपोर्ट तोड़ा है तो सपोर्ट के ऊपर जब तक ये नहीं आता तो कंफर्ट भी नहीं लौटेगा। अरुण सर, कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? आपने हालांकि आज की थीम जरूर बताई, हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड फाइनेंस, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे शेयर जहां पर कि आपकी नज़र बनी हुई है? तो देखिए, शेयर कई हैं, लेकिन क्योंकि मैंने उनके लेवल्स वगैरह नहीं बनाए, मैं उचित नहीं समझता कि आपको शो पर बताऊं, क्योंकि निवेशक को हमेशा एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल और बिल्कुल। टारगेट प्राइस चाहिए। बट जैसे आपने एक जुपिटर वैगन पूछा था, मौजूदा स्तर पर भी आप इसे निवेश कर सकते हो। 40 से 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट प्राइस 300 रुपए ऊपर का रखिए। इसका जो टारगेट टाइम है वो मुझे लगता है 6 से 8 महीने में ये प्राइस आ सकता है। बिल्कुल, तो जुपिटर वैगन सर की एक फंडामेंटल, लॉन्ग लास्टिंग फंडामेंटल कॉल जो सर ने 200 रुपये की रेंज से दी हुई थी और 600 रुपये की रेंज तक पहुंच चुका है काउंटर। अभी भी सर को लगता है कि यहाँ से 50% का मूव लॉन्ग टर्म में मिलेगा और करीब 900 की रेंज तक ये काउंटर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अरुण सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।